नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ जास्मिन शर्मा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जम्मू में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही जारी। एसएसजी रोड और मुगल रोड वाहनों की आवाजाही के लिए बंद। शिवखोड़ी से कटरा जा रही श्रद्धालुओं से भरी मिनी बस पलटी। बच्चों सहित 18 यात्री जख्मी। दर्शन कर लौट रहे थे सभी श्रद्धालु। पीडब्ल्यूडी पर लगाया लापरवाही का आरोप। बोनियार में सेना के जवानों ने की गर्भवती महिला की मदद। बर्फ से ढके दूर दराज गांव से महिला को निकाला पैदल। 20 किलोमीटर का रास्ता किया तय, पहुंचे अस्पताल। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा बेहद अहम। बोले पूर्व डीजीपी कुलदीप हुड्डा, जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा स्थिति जानने में मिलेगी मदद। और शुरुआत मौसम के हाल के साथ, जहां जम्मू संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कहीं बादल छाए हैं तो कहीं धूप निकली हुई है। रामबन के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश के बाद जिले भर में बादल छाए हुए हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात सुचारू रूप से हालांकि चल रहा है, लेकिन एसएसजी रोड और मुगल रोड पर वाहनों की आवाजाही फिलहाल बंद है। तो तस्वीरें हम डल लेक की आपको दिखा रहे हैं, जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और सहयोगी रजत ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। रजत, जम्मू में क्योंकि हल्की बारिश भी हुई है और उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि मौसम ने थोड़ी सी करवट ली है। कल आपसे बात कर रहे थे तो पीछे कोहरा था, आज धूप छाई हुई है। रजत, बिल्कुल जैस्मिन, आज जो जिस तरह से हमने पहले ही मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो फोरकास्ट था उसके मुताबिक 11-12 तारीख को हल्की बारिश की संभावना थी, और उसी तरह से कल हमने देखा 11 तारीख को दोपहर को अच्छी बारिश हुई। उसके बाद देर रात तक बारिश जो है वो चलती रही और पारा जो है वो काफी गिरा। जो कल का पारा, जो अगर बात करें टेम्परेचर की, तो 0.8 डिग्री तक जम्मू में जो पारा है वो रजिस्टर किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो अब थोड़ी राहत मिलती हुई लोगों को जरूर नजर आ रही है। आज कड़ाके की ठंड के बाद जरूर थोड़ी धूप काफी दिनों बाद लोगों को देखने को मिल रही है, और पारा इस समय की अगर हम बात करें तो करीबन 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। इसके अलावा कटरा की अगर आपको बात करें तो 10 डिग्री के आसपास पारा जो है वो चल रहा है। यानी कि इस बारिश ने कहीं ना कहीं आम जनता को जरूर राहत पहुंचाई है, बट ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि जो 5 दिन का फोरकास्ट आया था मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 11, 12 और 13 तारीख तक मैक्सिमम हो सकता है कि हल्की बारिश रहे और धूप रहेगी मैदानी इलाकों में भी, पहाड़ी इलाकों में भी। वहीं उसके बाद 14 से लेकर 17 तारीख तक वेदर जो है वो ड्राई रहने वाला है। तो इसीलिए पहले ही जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने जो अपनी गाइडलाइंस है वो जारी कर दी थी कि आप सब लोग जो है उसी हिसाब से अपने टूर प्लान कीजिए, और बारिश और बर्फबारी के दिनों में खास तौर पर खासा ध्यान रखिए कि जब भी आप अपना ट्रैवल प्लान करें तो इसी हिसाब से करें कि जिन सड़कों पर आप जा रहे हैं या हाईवेज पर जा रहे हैं वो खुले होने चाहिए। और साथ ही साथ जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो गाइडलाइन जारी की थी उसमें यह भी कहा था कि स्लिपरी रोड्स हो सकती हैं। काफी जगह पर हमने देखा है लोग इन दिनों अगर जम्मू संभाग की बात करें तो पत्नी टॉप या फिर भदरवा डोडा जाने की कोशिश करते हैं, वहां पर बर्फबारी एंजॉय करना चाहते हैं वो, पर साथ ही साथ ट्रैवलिंग के दौरान जो स्लिपरी रोड्स का खतरा रहता है उसका भी खासा ध्यान जो है इन दिनों में लोगों को रखना पड़ता है। हालांकि ओवरऑल अगर हम वेदर की बात करें तो जो राहत है वो आम जनता को जरूर मिली है, खासतौर पर जो सूखी ठंड लगातार चल रही थी उससे। जी जास्मिन। बिल्कुल रजत, जो सूखी ठंड पड़ रही थी उससे थोड़ी सी राहत लोगों को मिली है, लेकिन आगे आने वाले समय में भी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने संभावनाएं जताई हैं 17 जनवरी तक मौसम खराब रह सकता है, बीच बीच में धूप रहेगी। लेकिन रजत, अमूमन अगर हिमालयन की तरफ जो स्टेट्स जाती हैं उन्हें अगर हम छोड़ दें, जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों को अगर हम छोड़ दें और मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें, तो वहां पर ऐसा माना जाता है कि लोहड़ी के बाद से दिन लंबे होने शुरू हो जाते हैं, मौसम वहां पर करवट ले लेता है, इस तरह की मान्यताएं हैं, इस तरीके से देखा जाता है। तो क्या हम ये माने कि आगे आने वाले समय में लोगों को इस कड़कड़ाती ठंड से राहत मिलती हुई नजर आएगी?
जी बिल्कुल जास्मिन, 13 तारीख को यानी कि कल जो है वो लोहड़ी का पावन त्योहार है, उसके बाद मकर संक्रांति 14 को। तो इसके बाद जरूर ये देखा जाता है कि 13-14 तारीख के बाद जो टेम्परेचर है उसमें बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ पर बात करें तो कई बार ऐसा देखा गया है कि 20 तारीख तक सर्दियां जो है वो काफी एक्सट्रीम रहती हैं और उसके बाद धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी जो है वो होना शुरू हो जाती है। पर इस बार भी उसी तरह की उम्मीदें हैं। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि 17 तारीख तक जो है वो वेदर ड्राई रहेगा, यानी कि ठंड रहने की संभावना है। पर उसके बाद लगातार राहत मिलती हुई जरूर नजर आएगी। धूप हमें मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के फोरकास्ट के मुताबिक नजर आता है कि धूप भी उसके बाद निकलना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे एक बार फिर से हम लोग जो है वो दूसरे जो कंडीशंस होती हैं, वेदर कंडीशंस, उसमें बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और फिलहाल की अगर हम बात करें तो अभी तो राहत नहीं है, पर लोगों को एहतियात, क्योंकि जब भी मौसम इन दिन चेंज होता है तो उसमें खासे जो है इन्फेक्शंस की बात करें या फिर हम बात करें सेहत में कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसीलिए पहले ही सलाह दी जाती है कि मौसम जब बदलता है उन दिनों में खास तौर पर ध्यान रखना होता है, क्योंकि लोग एक दिन धूप निकलेगी तो उस दिन जो है वो आप अपने जो है मोटे कपड़े जो है वो अंदर रख देंगे और दूसरे दिन फिर ठंड निकलेगी तो आप मोटे कपड़े पहनेंगे। इसीलिए जब भी आप चेंज करें तो खासा ध्यान ये रखना होता है कि इन दिनों जब भी आप मौसम के चेंज के हिसाब से पूरी कंडीशंस को देखते हुए ही अपने जो अपने पहनावे में जो बदलाव है उस तरह से करें। जी जास्मिन। बिल्कुल बिल्कुल रजत, हालांकि आज से 2 दिन के लिए थोड़ी सी राहत जरूर मिली है कोहरे और कड़ाके की ठंड से, लेकिन 17 जनवरी तक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार अभी बारिश रहेगी और पारा 6 से 8 डिग्री के बीच ही बना रहेगा जम्मू में। रामबन से हमारे सहयोगी बिलाल जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं। बिलाल, क्या हाल है मौसम का, किस तरीके से अनुमान वहां पर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जताया आगे आने वाले समय के लिए? देखिए जास्मीन, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो प्रेडिक्शन किया था पहले 7 से लेके 11 तक का प्रेडिक्शन था, लेकिन उसमें ज़्यादा बारिश नहीं हुई। ताहम 11 से लेके जो 17 के बीच का प्रेडिक्शन है उसमें कल सुबह से ही यहाँ पर मौसम खराब हुआ। बालाई इलाकों में जो हिली एरियाज है वहाँ पर बहुत बर्फबारी हुई और जो जिला रामबन और पीर पंचाल, खिता पीर पंचाल है उसके बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई और जो निचले इलाके थे, मैदानी इलाके थे, उनमें काफ़ी बारिशें हुई। ताहम इस वक्त जो है मौसम ठीक हो रहा है, धीरे धीरे जो अबर आलूद है मौसम। सुबह से बारिश नहीं हुई है, गुज़िश्ता रात को काफी बारिश पड़ी और जिसका नतीजा यह हुआ कि हमारे जो अपर रीचेज है खिताई पीर पंचाल के, उन सभी को जो है स्नो कवर्ड हो गया है। पूरी तरीके से ठंड जो है वो कड़ाके की ठंड पड़ रही है इस वक्त पूरे इलाके में। पीर पंचाल की बात करें हम, चिनाब वैली की बात करें हम, तो हर तरफ जो है सर्दी ने अपना जो रुख है वो दिखाया है। बारिशें काफी समय बाद हुई, एक ड्राई स्पेल निकला हमारे पास और उसके बाद कल से यानी 11 तारीख से अभी तक जो है मौसम जो है खराब है। इस वक्त जो है धूप, हल्की धूप भी निकली है, बादल और धूप जो है, लेकिन आने वाले कुछ टाइम के बाद हम जो प्रेडिक्शन के एतबार से देखेंगे तो आफ्टरनून में फिर से बारिश होने के इम्कान है और इस सिलसिले में जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर ज्यादा बर्फबारी हो सकती है। यही इस वक्त की अपडेट है कि बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में हुई है, मैदानी इलाकों में बारिश हुई है और अभी जो है मौसम एकदम सर्द बना हुआ है, लगातार बना हुआ है और आवाम भी जो है घरों से कम बाहर निकल रही है इस खराब मौसम के चलते। जी जैस्मीन। बिल्कुल बिल्कुल, तो आवाम भी कम निकल रही है चलते। और इसी के साथ रजत और बिलाल, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। मौसमी हाल हमें दोनों ही हमारे सहयोगी बता रहे थे जम्मू से और रामबन से। पैंडेमिक, इट इज क्लियर द वर्ल्ड इज इन ए स्टेट ऑफ क्राइसिस। इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट how long this state of instability will last. Excellencies, we, the global South, have the largest stakes in the future. 3/4 of humanity lives in our countries. We should also have equivalent voice. Hence, at the 8-decade-old model of global governance slowly changes, we should try to shape the emerging order. Excellencies, most of the global challenges have not been created by the global South.
but they affect us more. We have seen this in the impact of COVID pandemic, climate change, terrorism, and even the Ukraine conflict. The search for solutions also does not factor in our role or our voice. Excellencies, India has always shared its development experience with our brothers of the global south. Our development partnerships cover all geographies and diverse sectors. We supplied medicines and vaccines to over 100 countries during the pandemic. India has always stood for a greater role for developing countries in determining our common future. Excellencies, as India begins its G20 presidency this year, it is natural that our aim is to amplify the voice of the global south. For our G20 presidency, we have picked the theme of One Earth, One Family, One Future. This is in line with our civilizational ethos. We believe the path to realize oneness is through human-centric development. People of global south should no longer be excluded from the fruits of development. Together, we must attempt to redesign global political and financial governance. This can remove inequalities, enlarge opportunities, support growth, and spread progress and prosperity. Excellencies, to re-energize the world, we should together call for a global agenda of respond, recognize, respect, and reform. Respond to the priorities of the global south by framing an inclusive and balanced international agenda. Recognize that the principle of common but differentiated responsibilities applies to all global challenges. Respect sovereignty of all nations, rule of law, and peaceful resolution of differences and disputes. And reform international institutions, including the United Nations, to make them more relevant. Excellencies, despite the challenges the developing world faces, I remain optimistic that for time is coming, and our time is coming. The need of the hour is to identify simple, scalable, and sustainable solutions that can transform our societies and economies.
With such an approach, we shall overcome the difficult challenges, whether it is poverty, universal health care, or building human capacities. In the last century, we supported each other in our fight against foreign rule. We can do it again in this century to create a new world order that और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात एक बड़ी खबर की करेंगे जहां पाकिस्तान के जरिए ड्रोन ड्रॉपिंग का ये पूरा मामला है। एनआईए इसको लेकर अब चार्जशीट दाखिल करने वाला है। फैजल मुनीर इस मामले का मुख्य सूत्रधार है। फैजल मुनीर फिलहाल हिरासत में है। 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट एनआईए दाखिल करेगा। पाकिस्तान द्वारा ड्रोन ड्रॉपिंग का ये पूरा मामला है। बीते दिनों हमने देखा किस तरीके से ड्रोन टेररिज्म फैलाने की भी कोशिश घाटी में की जा रही है और पाकिस्तान द्वारा ये ड्रोन ड्रॉपिंग का पूरा मामला है। एनआईए अब इसको लेकर चार्जशीट दाखिल करने वाला है। दरअसल फैजल मुनीर इस पूरे मामले का मुख्य सूत्रधार बताया जा रहा है। फैजल मुनीर फिलहाल हिरासत में है। इसी के साथ 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। तो अहम खबर आपको दे रहे हैं और हमारे वरिष्ठ सहयोगी तेजिंदर सिंह सोढी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। तेजिंदर जी, जरा तफसील से बताइए ये पूरा मामला। देखिए जैस्मिन, अगर आपको याद होगा पिछले कई दिनों से या कई हफ्तों से पाकिस्तान द्वारा जो ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में हथियारों की तस्करी की जा रही है ताकि जम्मू कश्मीर में जो आतंक का दौर है वो चलता रहे। हथियारों की कई खेपें जो हैं वो पाकिस्तान के जरिए ड्रोन से भेजी जा रही हैं और कई ऐसी खेपें हैं जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जब्त भी की हैं। कुछ ही दिन पहले सांबा में एक खेप जब्त की थी। फैसल मुनीर जो है ये सूत्रधार माना जा रहा है, ये मास्टरमाइंड माना जा रहा है पूरे इस जो ड्रोन ड्रॉपिंग का प्रकरण है, जो ड्रोन ड्रॉपिंग के जितने भी केसेस हैं, फैसल मुनीर जो है ये मेन उसका करता धरता माना जा रहा है ड्रोन ड्रॉपिंग का। हालांकि फैसल मुनीर को हिरासत में ले लिया गया था जम्मू पुलिस द्वारा। इसकी जो क्वेश्चनिंग द्वारा इसने ये माना कि किस तरह से पूरा ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थी कैसे चल रही थी, जिसमें लश्कर तोयबा और उसका जो फ्रंटल है टीआरएफ, उसके द्वारा लगभग 25 कंसाइनमेंट जो हैं ड्रोन के द्वारा हथियारों की वो भारतीय सीमा में ड्रॉप की थी। कुछ कंसाइनमेंट जो हैं फैसल ने कश्मीर भी पहुंचा दी थी। तो आज जो एनआईए है वो इस केस में एक चार्जशीट फाइल करेगी और ये चार्जशीट में 4 एक्यूज्ड हैं, उनको नामजद किया गया है। हालांकि अभी उनकी डिटेल पूरी जो है वो बताई नहीं गई है, लेकिन जो मेन एक्यूज्ड है, मेन मास्टरमाइंड है, मेन एक्सक्यूशनर है इस पूरे प्रकरण का, वो फैसल मुनीर है। वो ऑलरेडी जो है पुलिस की हिरासत में है। जी बिल्कुल। तेजिंदर जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ड्रोन के जरिए आतंकवाद फैलाने की कोशिश पाकिस्तान लगातार कर रहा है। बीते दिनों हमने देखा कि एक आईडी ड्रोन के जरिए फेंका गया और उसके अलावा फिर जो नार्को टेररिज्म की हम बात करते हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक ड्रोन के जरिए घाटी में पहुंचाने की कोशिश की जाती है ड्रग्स को इस तरीके से। लेकिन अब जब एनआईए इसमें छानबीन कर रहा है, चार्जशीट इसमें फाइल कर रहा है, ये जो मुख्य सूत्रधार है, ये जो मास्टरमाइंड्स बताए जा रहे हैं पहले से ही हिरासत में है, चार्जशीट दाखिल करने के बाद किस तरीके से आगे कार्रवाई इस पर बढ़ेगी, इस पहलू से कुछ जानकारियां। देखिए जैस्मिन, जब चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी जाती है तो पूरा केस फिर कोर्ट डिसाइड करता है कि फैसल मुनीर को क्या कस्टडी में रखना है, क्या हिरासत में पुलिस कस्टडी एनआईए के पास बढ़ाई जाएगी या उसे जो सजा होगी। क्योंकि अब चार्जशीट तब फाइल की जाती है जब सारे साक्ष्य जो हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि सारे साक्ष्य जो हैं इस केस में हमने इकट्ठे कर लिए हैं। अब ये कोर्ट में ये केस जाना चाहिए और कोर्ट ही इन एक्यूज का जो फ्यूचर है वो डिसाइड करेगा। लेकिन
जहां तक बात रही पाकिस्तान द्वारा ड्रोन के जरिए हथियारों की खेप भेजने की, नारकोटिक्स भेजने की, और वो सिलसिला अभी रुका नहीं है, सिलसिला लगातार चल रहा है। जम्मू कश्मीर में अभी धुंध का फायदा लेकर कई ऐसी जगहों पर ड्रोन ड्रॉपिंग की जा रही है, लेकिन हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, वो पूरी तरह से मुस्तैद है और हर एक इस तरह की जो भी पाकिस्तान द्वारा जो साजिश रची जा रही है उसे विफल करने के लिए जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। तो हालांकि फैसल मुनीर को जब हिरासत में ले लिया था तो फैसल मुनीर के घर पे भी एनआईए की टीम ने छापामारी की है। उस फैसल मुनीर ने कई ऐसे जो डिस्क्लोजर्स किए हैं जिसके बिना पर कई कंसाइनमेंट्स रिकवर की गई हैं, और फैसल मुनीर जो है एक बहुत ही अहम कड़ी है इस पूरे ड्रोन ड्रॉपिंग के प्रकरण में। उसको हिरासत में लिया जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी जम्मू कश्मीर पुलिस की। अब वो एनआईए के पास है, एनआईए ने भी उसे पूछताछ की है, बाकी अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज ने पूछताछ की है, तो काफी कुछ उसने रिवील किया है जो आगे जाके सुरक्षा एजेंसियों को काफी हेल्प करेगा। जी बिल्कुल। साथ ही तेजेंद्र जी, अब कोर्ट अगर कोई सख्त निर्णय लेता है, कोर्ट अगर कोई सख्त डिसीजन इस पूरे मामले पर चार्जशीट दाखिल करने के बाद अगर कोर्ट इस पर कोई डिसीजन लेता है, और क्योंकि आप कह रहे हैं कि फैजल मुनीर एक मास्टरमाइंड रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके और भी कनेक्शंस होंगे। 4 आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से ड्रोन ड्रॉपिंग की जो हरकतें हैं वो अभी तक पाकिस्तान की तरफ से रुकी नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इन चारों पर शिकंजा कसने के बाद ये कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ठोस डिसीजन निकलकर आता है कोर्ट से, तो क्या कुछ हद तक इन हरकतों पर पाकिस्तान की अंबुश लगेगा? देखिए, भारतीय कोर्ट का फैसला जो है पाकिस्तान तो मानेगा नहीं, उनकी तरफ से ये जो हरकतें हैं की जाएंगी। पाकिस्तान आज एक फैसल मुनीर का इस्तेमाल कर रहा था, कल कोई और फैसल मुनीर जो है वो बना के पाकिस्तान उसे इस्तेमाल करेगा, उसे एक मोहरा बनाएगा। तो पाकिस्तान जो है वो अपनी जो ये जो नापाक हरकतें हैं उनसे बाज तो आने वाला रहा कि भारतीय कोर्ट के फैसले को अगर अगेंस्ट भी आता है। रही बात इन 4 जो एक्यूज हैं, आने वाले समय में जो एनआईए है हो सकता है इस केस में और कुछ एक्यूज को ऐड करे, तो उस सिलसिले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की जाती है। लेकिन अभी जो प्राइमरी चार्जशीट जिसे कहते हैं वो अभी 4 एक्यूज के खिलाफ है, और जिसमें फैसल मुनीर जो मेन एक्यूज है, हालांकि वो अभी हिरासत में है, और जो बाकी लोग हैं, हालांकि जो सूत्र हमारे बता रहे हैं चार्जशीट में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोर्ट की जजमेंट से। वो लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भारतीय यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में कुछ और लोगों को रेडिकलाइज करके कई और फैसल मुनीर खड़े किए जाएं, जो चाहे रेडिकलाइज होके या पैसे की लालच में पाकिस्तान को सपोर्ट करें। जी जैसे बिल्कुल तेजेंद्र जी, पाकिस्तान तो बाज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर जो लोग रेडिकलाइज होकर इस तरीके की हरकतों को अंजाम देते हैं, अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं, उन पर नकेल जरूर कसने में थोड़ी बहुत कहीं न कहीं मदद मिलेगी। तेजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो एनआईए अब चार्जशीट दाखिल करने वाला है फैजल मुनीर के खिलाफ, और 4 और ऐसे आतंकवादी हैं जिनके खिलाफ, जो इस पूरे मामले में संलिप्त थे, उनके खिलाफ अब चार्जशीट दाखिल की जाएगी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, और रियासी के ऐतिहासिक तीर्थ स्थल शिव खोड़ी से कटरा जा रही मिनी बस हादसे का शिकार हो गई है। बताया जा रहा है कि यात्री शिव खोड़ी से दर्शन करके कटरा की तरफ लौट रहे थे। इस दौरान पौनी रियासी मार्ग पर ठंडा पानी क्षेत्र के पास मिनी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 18 यात्री जख्मी हुए हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। घायलों का इलाज रियासी जिला अस्पताल में चल रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो सड़क खराब होने के कारण ये हादसा हुआ है। ये किसी की सुनने वाले नहीं हैं। इनके पीछे पता नहीं कौन सा भगवान बैठा है जो कि इनको इंसानियत की इतनी भी खबर नहीं है। जो ये हालत हुआ है, ये यात्रु है बेचारे, हमारे एरिया को जो इसका दाग लगता है। ये बाबा बोले के दर्शन के लिए गए थे, माता वैष्णो के दर्शन के लिए आए हैं। रोड की जो कंडीशन इन्होंने बता रखी है, इसके लिए टोटल जिम्मेवार ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और इनके ठेकेदार हैं।
और इसी के साथ डुगर खबरों में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की अन्य खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 JKLH के साथ।